जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी कक्षा की। और बेटा आप लोगों के लिए पेड यानी यूपी ट्रिपल एससी के लिए एग्जाम के लिए पर डे एक बेहतरीन सी क्लास शेड्यूल कर दी है और बेहतरीन मजा आ जाएगा बेटा। कंटेंट वो मिलेगा जिससे सिलेक्शन हो जाए, कंटेंट वो मिलेगा जिससे रैंक बन जाए, कंटेंट वो मिलेगा जिससे आपको महसूस हो कि नहीं अब सिलेक्शन के हम नज़दीक हैं। बेटा ऐसा नहीं है कि अकेला ये पीईटी के काम ही आएगा, आपको अदर एग्जामों में भी ये काम आने वाला होगा, क्योंकि मैं चीज़ों को डीप लेके जाऊंगा। क्या चीज़ों को डीप लेके जाऊंगा और बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर कराने का काम करूंगा। याद रखें, यदि आपके छोटे भाई बहन अगर आपके छोटे भाई बहन या 9th 10th 11th 12th में है तो उन भैया जी से कह दो कि भैया जुड़ जाओ। कहाँ पर? गुरुकुल उन्नति, GURUKUL गुरुकुल उन्नति, UNNAT है ये ATI गुरुकुल उन्नति 9 to 12 के नाम से चैनल आप सर्च करेंगे जैसे यूट्यूब पे तो वैसे ही मिल जाएगा। गुरुकुल उन्नति यू बनाइए, गुरुकुल उन्नति 9 to 12 इसको सर्च कर लेना और अपने भाई बहन को जुड़वा दो, क्योंकि बेटा बायो की क्लासें मैं खुद वहाँ पे ले रहा हूँ। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत सारा बेनिफिट है। वहाँ पर आपको बता दें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टीचर की अलग व्यवस्था है। फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर अलग हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर अलग हैं, बायो पढ़ाने वाले टीचर अलग हैं, मैथ के टीचर अलग हैं। बेहतरीन बेताज बादशाह जिनको कहा जाता है, वे सारे टीचर आपको गुरुकुल उन्नति पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस कक्षा की चर्चा करेंगे। और आपको लग रहा है कि नहीं वनडे एग्जाम प्रिपरेशन करनी है, बढ़िया तरीके से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो जुड़ जाओ। डायरेक्ट गुरुकुल उन्नति सर्च करो, गुरुकुल उन्नति पहले ही नंबर पे, लिस्ट में पहले ही नंबर देखेगा गुरुकुल उन्नति का, और उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज के प्रश्न क्या कहते हैं, जानदार शानदार प्रश्नों की श्रेणी आज मैं आपके साथ साझा करने आ रहा हूं। और पहला प्रश्न आ गया है ये, वो कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ। कहने को तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर भारत का संविधान कब लागू हुआ, लेकिन अगर एग्जामिनर ये कहते, क्या कहते कि बताओ भारत का, ऐसा कहते कि बताओ भारत का आंशिक रूप से, क्या आंशिक 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 रूप से संविधान कब लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ, क्या लिखेंगे, कब लागू हुआ। तो आपके पास जवाब होना चाहिए। आपको क्या पता है, यहाँ पर ये प्रश्न लिखा है, ये प्रश्न अलग है, ये प्रश्न अलग है। वो कह रहा भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये तो हम सब जानते हैं सर 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। लेकिन अगर ये वाला वर्ड लिख दे कि वो कहे आंशिक रूप से, कौन से रूप से, वो कह दे अगर आंशिक रूप से अगर लिख दे यहाँ पर कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर। कब बेटा, कहना सर 26 नवंबर कब, 1914 कितने में, 1949 में। कब, 1949 में मुख्य रूप से आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि भारत का आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ, कहना सर 26 नवंबर 1949 में ये मुख्य रूप से आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ। और अगर ये ऐसा लिख दे कि बताओ भारत का संविधान कब लागू हुआ, कहना सर भारत का संविधान जो लागू हुआ वो कब हुआ, कहना सर 26 जनवरी 1950 में हुआ। ये हम सब जानते हैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर कमेंट में देख पा रहा हूँ बढ़िया तरीके से। अच्छा ये बताओ, भारत में जो प्रस्तावना, संविधान की बात करें, क्या बेटा संविधान की बात करें तो संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया, कहना सर अमेरिका से। कहाँ से बेटा, लिख देना अमेरिका से। कहाँ से लिया गया, अमेरिका। अमेरिका में कैसी नागरिकता चलती है, कहना सर दोहरी नागरिकता चलती है, जैसे भारत की बात करूं तो भारत में कौन सी नागरिकता चलती है, भारत की जो नागरिकता है वो एकीकृत नागरिकता। कौन सी एकीकृत नागरिकता या एकल नागरिकता, मैं लिख दे रहा हूँ बढ़िया तरीके से, नहीं तो कहोगे सर लिखा नहीं आपने। एकीकृत नागरिकता या एक ही नागरिकता भारत में चलती है। इसीलिए अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपका एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, सारे डॉक्यूमेंट एक बनते हैं, क्योंकि भारत में एकीकृत नागरिकता है। जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है ना। अब अगर बात करें भारत के संविधान की बात करो तो यहाँ पर संघ यानी यूनियन पे चलता है। और यहाँ पर अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है वो किस पे चलता है, फेडरेशन पे चलता है। किस पर, फेडरेशन। इसको भी हिंदी में संघ ही बोल, परिसंघ है ना, एक तरीके से आप कह सकते हैं परिसंघ के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा आप, है ना। अगर हम मुख्य रूप से वार्ता करें या चर्चा करें आपसे कक्षा में, तो प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया, कहना सर अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना में क्या लिखा है, कहना हम भारत
भारत को संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, न्यायवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का काम करेंगे। महत्वपूर्ण लाइनें जो थी वो मैंने बोल दी, बकाया सारी छोड़ दी। जेईई एग्जाम में आ जाती हैं तो आपको इतनी बात पता होना चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, न्यायवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का काम करेंगे, है ना। इस बात को मुख्य रूप से आप याद रखेंगे। ये आपको मैंने कुछ जानकारी साझा करी। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा केस, अगर मैं मुख्य रूप से वार्ता करूं या आपसे चर्चा करूं कि बताओ सबसे बड़ा केस कौन सा हुआ था, कहना सर सबसे बड़ा केस मुझे याद है 24 अप्रैल को। कब हुआ था, कहना सर वो केस हुआ था 24 अप्रैल। कब हुआ, 24 अप्रैल 1979 में। कब, 1979 में केस हुआ था। 1973, सॉरी बेटा, 1973 कब हुआ था, 1973 में केस हुआ था जिसको मानते हैं केशवानंद भारतीय केस। क्या, केशवानंद भारतीय केस के नाम से हम जानते हैं। और इसमें मुख्य रूप से सबसे बड़ी बैठक थी, क्या थी, ये सबसे बड़ी बैठक थी, 13 जजों की बैठक यहाँ पर लगी थी। किसकी, 13 जजों की बैठक लगी थी। मुख्य रूप से इस बात को भी याद रखना है। इस प्रश्न में क्या क्या पढ़ा, ये तो हमने पढ़ा ही है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, कहना से 26 जनवरी 1950 में। इसके अलावा एग्जामिनर ये पूछे कि भारत का आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ, कहना 26 नवंबर 1949 में। अगर वो पूछे कि बताओ केशवानंद भारतीय केस कब हुआ था, कहना सर 24 अप्रैल 1973 में। अगर वो पूछे कि बताओ सबसे बड़ी बैठक जजों की किस केस में बैठी थी, कहना केशवानंद भारतीय केस में। वो एग्जामिनर पूछे कि बताओ प्रस्तावना को कहां से लिया गया, कहना प्रस्तावना को मुख्य रूप से अमेरिका से लिया गया, है ना। अमेरिका में कौन सी नागरिकता चलती है, कहना सर दोहरीकृत नागरिकता चलती है। भारत की नागरिकता की बात करें तो भारत में एकीकृत नागरिकता चलती है। कुछ इंफॉर्मेशन इस प्रश्न से हमने आपके साथ साझा करी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता। बड़ा हड़प्पा सभ्यता वही सभ्यता है जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड थी। कौन सी, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता से ही रिलेटेड थी। मुख्य रूप से बात करें ये तो हम जानते ही हैं कि भाई किस नदी के किनारे है, कहना सर रावी नदी के किनारे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें सिंधु घाटी, कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता ही है। ये कहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये कहाँ पर स्थित है, कहना सर पाकिस्तान में। पाकिस्तान ये सभ्यता की खोज किसके द्वारा करी गई थी, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। कब करी गई थी, कहना सर 1921 में। कब करी गई थी, कहना सर 1921 में। कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में मुख्य रूप से खोजी गई थी। कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर था, क्या था बेटा, प्रमुख शहर था। क्या था, प्रमुख शहर कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा था, कहना सर हड़प्पा सभ्यता। कौन सा, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते थे। यहाँ पर ये जो मुख्य रूप से जो शहर था ये बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्थित देखने को मिला, है ना। ये पुरातात्विक विभागों के द्वारा ये जानकारी हमें साझा करी जाती है। याद रखिएगा हड़प्पा काल में ना ही तो हम थे और ना ही तो आप थे, लेकिन पुरातात्विक विभाग के द्वारा जो जानकारी होती है वो इतिहासकार लिख देते हैं और उसी इतिहास को हम आपको पढ़ाने का काम करते हैं, है ना। इस बात को मुख्य रूप से आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रश्न में क्या पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, ये अलग बात है। हड़प्पा सभ्यता किसका शहर है, कहना सर सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान में है। और कब इसकी खोज हुई थी, कहना सर 1921 में इसकी खोज देखने को मिली थी। अब यहाँ पर आ गया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संसद के दो सदनों में से एक सदन कौन सा है। अगर बात करूँ संसद की बात करें, किसकी बेटा, यहाँ पर अगले यहाँ पेज ले रहे हैं। संसद की बात करें, किसकी, संसद की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले रहे हैं। संसद की बात करें मुख्य रूप से, तो संसद के बेटा मुख्य रूप से 3 अंग है। कितने बेटा, 3 अंग है। 3 अंग में से कौन कौन से, कहना सर एक होता है लोकसभा। कौन सा, कहना एक होता है लोकसभा। कौन सा, लोकसभा। दूसरा कौन सा, कहना सर राज्यसभा। कौन सा, राज्यसभा। और तीसरा कौन सा, कहना सर राष्ट्रपति। कौन सा, राष्ट्रपति। किसके बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में। अगर लोकसभा की बात करें या संसद की बात करें तो संसद को आर्टिकल नंबर 79 में रखा गया है। कितने में बेटा, आर्टिकल नंबर 79 में कहा रखा गया है। अगर हम बात करें संसद की जननी किसको कहा जाता है, संसद की जननी। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले, यहाँ पे लिखे दे रहा, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं कि बताओ संसद की जननी, संसद की जननी किसको कहा जाता है, संसद की जननी किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कहना सर संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। किसको,
ब्रिटेन को कहा जाता है। किसको? ब्रिटेन को कहा जाता है। इस बात को मुख्य रूप से आप लोग याद रखेंगे कि संसद की जननी किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। अगर मुख्य रूप से बात करें पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट यानी मुख्य रूप से बात करें इंग्लिश में पार्लियामेंट की बात करें, ये शब्द कहाँ से लिया गया? कहना सर ये बेटा फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ये शब्द फ्रांस से लिया गया। इस बात को भी मुख्य रूप से याद रखेंगे विद्यार्थी, याद रखें इस चीज़ को, ठीक है। अगर लोकसभा की बात करूँ, राज्यसभा की बात करूँ, अच्छा इनमें से अगर बात करें उच्च सदन किनको कहा जाता है? जल्दी से बता दो, उच्च सदन किसको कहा जाता है? कहना सर उच्च सदन की बात करें तो उच्च सदन इसको कहा जाता है राज्यसभा को। उच्च सदन, उच्च सदन के नाम से इसको जाना जाता है। इसको निम्न सदन के नाम से, कौन से? निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इतनी सी बात क्लियर है। अगर मुख्य रूप से बात करें लोकसभा एक अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है। जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। जबकि एक राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है। अगर हम मुख्य रूप से बात करें इसको भंग करा जा सकता है, इसको भंग किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा जो है वो मुख्य रूप से उसको भंग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ये सारी जानकारी इस प्रश्न के द्वारा हमने आपके साथ साझा करी। अगला प्रश्न चलते हैं। तो ये तो आपको पता ही चल गया कि उनमें से सदन कौन सा? दो में से कहना, एक लोकसभा होता है और एक और आपने बताया सर राज्यसभा होता है। कौन सा होता है? एक होता है आपका राज्यसभा। कौन सा होता है? राज्यसभा। अगर बात करें इसको क्या कहा जाता है? इसको निम्न सदन कहा जाता है। इसको निम्न सदन कहा जाता। इसको क्या कहा जाता? कहना सर उच्च सदन कहा जाता। क्या कहा जाता? उच्च सदन कहा जाता। इसको भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसकी बात करें ये एक अस्थाई सदन है। क्या है? एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। और जबकि ये एक स्थायी सदन है। क्या बेटा? एक स्थायी सदन है। इस बात की चीज़ें हमने आपके साथ साझा करी। आशा करते हैं चीज़ें बढ़िया लगी होंगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ जय जवान जय किसान का नारा किस व्यक्ति ने दिया? कहना वो व्यक्ति का नाम है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, ठीक है। महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी याद है बेटा? 1922, क्या 1922 में यंग इंडिया, क्या बेटा? यंग इंडिया नाम की जो पत्रिका थी, यंग इंडिया नाम की जो पत्रिका थी, उसके द्वारा यंग इंडिया से उसके द्वारा संविधान सभा की मांग करी थी। उसके द्वारा संविधान सभा की मांग करी थी। संविधान सभा की मांग करी थी। क्या करी थी? संविधान सभा की मांग करी थी। क्या करी थी? मांग करी थी। इस बात को भी मुख्य रूप से याद रखेंगे कि गांधी जी के द्वारा ही सन 1922 में यंग इंडिया नामक पत्रिका के द्वारा संविधान सभा की मांग करी गई थी। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है मुख्य रूप से। अगर हम अगले प्रश्न की ओर चलें, भारत में योजना आयोग, बेटा मुख्य रूप से बात करें भारत में, किसकी बात करें? भारत में योजना आयोग की बात करें। बेटा ये क्या करता था? ये योजना आयोग मुख्य रूप से अगर बात करें, जो योजना आयोग थी ये पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता था। क्या? पंचवर्षीय योजना। जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी ना, पहले आपने पढ़ी होगी प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इस तरीके से इन पंचवर्षीय योजनाओं को बताया जाता था। मुख्य रूप से अगर बात करें इन पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार का ब्यौरा रखा जाता था कि भाई आपने 5 साल के अंदर जो जो वादे किए वो करे कि नहीं करे, है ना। अगर मुख्य रूप से बात करें अब भारत की, अगर बात करें भारत में जो योजना आयोग है, योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और इसके द्वारा क्या बना दिया गया? नीति आयोग। इसकी जगह क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। अब कोई नहीं पूछेगा सरकार से कि तुमने 5 साल में क्या उखाड़ा, क्योंकि योजना आयोग ही ख़त्म कर दिया। क्या बेटा? योजना आयोग ही ख़त्म कर दिया और उन्होंने क्या डाल दिया? नीति आयोग डाल दिया कि भैया नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कहना सर पीएम होता है। अभी कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी। कौन है बेटा? नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? अपने मोदी जी। इस बात को याद रखेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। अच्छा, इसमें नियुक्ति भी
पीएम के द्वारा ही करी जाती है। इसमें जो नियुक्ति भी होती है वो किसके द्वारा करी जाती है, पीएम के द्वारा ही की जाती है। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी, 1950 में करी गई थी। कब करी गई थी बेटा, 1950 में करी गई थी। अब आप ये बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में कि बताओ नीति आयोग की स्थापना भारत में कब करी गई थी। क्या नीति आयोग की स्थापना भारत में कब करी गई थी, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे मुख्य रूप से। अब चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। कौन नहीं जानता इस जग में, हमें बता दो, उस लड़के का नाम बता दो जिसको ये पता नहीं है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी, कहना सर नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग कितना 21%, कितना 21% पाई जाती है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन से ही क्या होती हैं, सारी चीज़ें चल रही होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही हो, चाहे हमारे जीने की क्रिया हो रही हो, चाहे हमारा कुछ हो रहा हो, सब कुछ क्या है, ऑक्सीजन पर डिपेंडेड ही है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो किसको लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का काम करते हैं। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस कहा जाता है। क्या, हल्की गैस। हल्की गैस कौन सी है बेटा, कहना सर हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है। कौन सा है, हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। इस बारे में आपसे चर्चा करी। अगला प्रश्न कौन सा है, विटामिन सी। कौन नहीं जानता। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ, अगर मैं आपसे मुख्य रूप से कहूँ कि बताओ दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि बताओ दूध में कौन सा विटामिन, विटामिन नहीं पाया जाता है। कहना सर विटामिन नहीं पाया जाता है, वो केवल है विटामिन सी। कौन सा बेटा, विटामिन सी। अगर मैं कहूं कि बताओ दही में कौन सा विटामिन पाया जाता है, दही में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कहना सर दही में अगर बात करें मुख्य रूप से दही में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। क्योंकि विटामिन सी की अगर मुख्य रूप से वार्ता करें तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। कैसा, पर खट्टी जगहों पर पाया जाता, खट्टे फलों में या फिर खट्टी जगहों पर मुख्य रूप से ये पाया जाता है। तो अगर बात करें विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, नींबू है। क्योंकि सबसे खट्टा नींबू ही है भाई साहब। नींबू का पीएच मान बता दो बेटा, नींबू का पीएच मान कहने से 2.2 होता है। याद करने की ट्रिक, एक नींबू है, नींबू को 2 भागों में काट दिया यानी 2 भाग हो गए, यानी 2.2। क्या लिख देंगे इसको, डायरेक्ट लिख देंगे 2.2। यानी नींबू का पीएच मान कितना होता है बेटा, कहना सर 2.2 के होता है। इस बात को भी मुख्य रूप से याद रखेंगे। अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया, कहना सर ये नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। बेटा न्यूटन ने गति के समीकरण भी दिए थे। क्या दिए थे, गति के समीकरण भी दिए थे। पहला समीकरण क्या था, कहना सर v बराबर u प्लस at के नाम से जाना जाता है। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। तीसरा कहना v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as के नाम से जाना जाता है। v मतलब वेग हो गया, u मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, u आएगा पहले कि v आएगा, कहना सर u आएगा। u तो प्रारंभिक वेग, क्या हो जाएगा, प्रारंभिक, इसको क्या बोलेंगे, अंतिम वेग। a मतलब त्वरण, t मतलब टाइम। a अगर बात करें a मतलब त्वरण, क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस यू अपॉन में t। क्या करेंगे, v माइनस यू अपॉन में t, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। गैलीलियो ने क्या दिया था, कहना सर गैलीलियो ने मुख्य रूप से क्या दिए थे, ग्रहों के नियम दिए थे। किसने क्या दिए थे, ग्रहों के नियम किसने दिए थे, कहना सर गैलीलियो ने दिए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन है चाचा, ये चाचा है अपने आइंस्टीन चाचा, इनने क्या किया था ये आप बताएंगे। पास्कल बताओ क्या है, कहना सर दूरी का मात्रक क्या होता है, पास्कल एक मात्रक है जिसको दूरी का मात्रक क्या कहा जाता है, पास्कल के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न का क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। क्या ऑपरेशन कर दिया प्रश्न का, और आपको सारे प्रश्नों को मैंने बेहतरीन तरीके से बताने का काम किया। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले रेल सेवा किसने शुरू करी थी, कहना सर कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अगर भारत के मुख्य रूप से बात करें, ट्रेन की शुरुआत सन 1853 में कहाँ से कहाँ तक है ना सर, मुंबई से थाने, कहाँ, मुंबई से थाने के बीच में, क्या, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। इस बात को मुख्य रूप से आप याद रखेंगे, और बड़ी बेहतरीन चर्चा हमने आपके साथ ये करने का काम किया। याद रखो मैंने इसकी डिटेल पिछली वीडियो में बता रखी है बहुत बेहतरीन तरीके से, जिनने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं।
हैं। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग, कहना सर एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा? एनीमिया रोग हो जाता है। अगर मैं बात करूं विटामिन ए का, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कहना सर विटामिन ए की कमी से एनीमिया ही तो होता है। कौन सा होता है? एनीमिया। कौन सा बेटा? एनीमिया ही तो रोग होता है। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे, हमें विटामिन ए की कमी से हो जाता कौन सा रोग? एनीमिया हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत क्या है? आप क्या खा सकते हैं? पालक खा सकते हैं। क्या? पालक खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं? पालक खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं। इन सभी में अच्छी मात्रा में क्या होता है? लोह यानी आयरन होता है, विटामिन ए पाया जाता है। अगर बात कर रहे हैं, अगर एग्जामिनर दे देता है कि बताओ, प्रश्न दे रहा है वो, प्रश्न यहाँ पे देखो, प्रश्न दे रहा है वो नंबर 1 प्रश्न, वो कह रहा है कि बताओ सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में लोह किस में होता है? किस में होता है? ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन लिखा है पहला लिखा सेब, दूसरा लिखा पालक। क्या लिखा है? पालक, पागल नहीं, पालक। तीसरा क्या लिखा है? कहना सर कद्दू, क्या लिख देंगे? कद्दू। और चौथा क्या लिख देंगे? कुछ भी लिख सकते हैं, आम लिख दो। लो चलो बताओ, अब इसमें से आंसर क्या लगाएंगे? कहना सर पढ़ा तो हमने सेब भी है, कहना सर पढ़ा तो हमने पालक भी है। क्या है? पालक भी पढ़ा है। लेकिन अगर बेटा ऐसी स्थिति में दोनों ऑप्शन दिख जाते हैं तो आपको पालक को टिक करना पड़ेगा। किसको टिक करना पड़ेगा? कहना सर पालक को टिक करना पड़ेगा। और अगर इन दोनों में से एक दिखता है तो कोई डाउट का कोई फंडा ही नहीं है। अगर ये दोनों ऑप्शन में दिख जाते हैं तो पालक को टिक करेंगे और उसके बाद फिर सेब को टिक करेंगे। ठीक है, पहला प्रेफरेंस रहेगा अपना किसको? पालक को। और इन दोनों में से अगर एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आ चुका। ये एक बार एक ग्रुप डी में पूछा था। किसमें? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। इस बात को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये प्रश्न किया हमने आपके साथ साझा। अगर मुख्य रूप से बात करें हाई ब्लड प्रेशर, किसकी बात करें? ब्लड प्रेशर क्या होता? ब्लड प्रेशर यानी बीपी मतलब ब्लड की रफ्तार, यानी रक्त की रफ्तार को ही हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर ह्यूमन यानी मानव की बात करें तो मानव का जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए नॉर्मल, वो 120/80 होना चाहिए। क्या है बेटा? ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, यानी हमारे ब्लड में खून की आने की और जाने की क्षमता को बताता है। इसको ही कहते हैं हम ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा? कहना सर इसको ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई? एक मानव के नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी बीपी की बात करें तो 120/80 का होना चाहिए। अगर हम बात करें कैंसर की, किसकी बात करें बेटा? कैंसर की बात करें। ये व्यक्ति को कैसे हो जाता? अनियमित सेल डिवीजन, अनियमित कोशिका विभाजन से ही हमें कैंसर देखने को मिलता है। कैंसर के कई प्रकार होते हैं, त्वचा का कैंसर होता, ब्लड कैंसर होता, वून कैंसर होता, ब्रेन कैंसर होता, कई प्रकार के कैंसर होते हैं। फिलहाल जब बायोलॉजी में पढ़ाएंगे तो विस्तार से कैंसर को बताएंगे। मधुमेह किसको कहते हैं? कहना सर ये चीनी वाली बीमारी है। कौन सी? चीनी वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? मधुमेह। क्या कहा जाता है? मधुमेह। मुख्य रूप से क्या होता है? इंसुलिन, इसके उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं मधुमेह को? कहना सर शुगर। कौन सी बीमारी? कहना सर शुगर की बीमारी। इसको हिंदी में बोला जाता है मधुमेह, है ना। इसको बोलते हैं चीनी की बीमारी। किसकी? चीनी की बीमारी। इसमें लोग मीठा नहीं खा पाते, क्योंकि क्या होता है जब भी हम मीठा को खाते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिलने लगता है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। क्या बात समझ में आ गई? हमें इतनी सी बात बता दो, प्रश्न समझ में आए? जल्दी से बताओ कि क्या प्रश्न समझ में आ गए? जल्दी से बता दो बेटा एक बार। कहना सर प्रश्न समझ में आ गए, वो भी जानदार शानदार तरीके से। क्या कहना सर? जानदार शानदार तरीके से सारे प्रश्न समझ में आ गए। बेटा ये हो गई आज की क्लास, यानी टॉप 10 क्वेश्चनों की सीरीज हमने आपके साथ साझा करी। बेटा याद रखो, अगर आप गुरुकुल उन्नति से जुड़ रहे हो तो 2 चैनल है, मैं बार बार कहता हूँ। जिसको वनडे प्रिपरेशन करनी है वो इस चैनल पर जुड़ सकता है, और जिसको भी अगर मुख्य रूप से वार्ता करूँ या चर्चा करूँ, जिसको भी
जिसको भी जिनके भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, जिनको 9th 10th 11th 12th पढ़नी है, तो दूसरा चैनल और है गुरुकुल उन्नति 9th to 12th के नाम से, वहाँ पे जाके सर्च करोगे मिल जाएगा। बायोलॉजी का टीचर, सारे टीचर अलग हैं। चाहे याद रखना, गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। मैं बार बार कहता हूँ, कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूँ, बेटा जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि मैं कहता हूँ ना, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। ये हमारे प्यारे भैया जी का डायलॉग है, आपको पता ही होगा, है ना। तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, चीज़ें हैं, है ना। तो इस बात को याद रखिएगा बढ़िया तरीके से, और बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, जीवन में आगे बढ़िएगा। शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं कि बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन गुरुकुल उन्नति के द्वारा कराई जाएगी। आप बेफिक्र रहें इस चीज़ से। बस केवल केवल मेरा बार बार कहना है का मतलब केवल एक ही है कि बेटा कहीं भी पढ़ रहे हो, है ना, तो रेगुलर पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, काम हो जाएगा। इस बात की गारंटी खुद लेता गुरुकुल उन्नति। बेटा आप जोड़ के देखो, एक बार पढ़ के तो देखो, एक बार करके तो देखो, सफलता कदम जरूर चूमेगी, ठीक है। इन चंद शब्दों के साथ विदा लूंगा। चीज़ें बढ़िया लगी, जानदार लगी, शानदार लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की वीडियो जो थी ना बहुत गजब रहने वाली थी, ठीक है। इन चंद शब्दों के साथ विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। याद रखो, बढ़िया रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, ठीक है।